नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य अकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास जो कि डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल की पुस्तक है का पाठ 1 पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास, पुनर्लेखन की समस्याएं। आवश्यकता। हिंदी साहित्य के इतिहास की पुनर्लेखन की आवश्यकता है। इस विषय में दो मत नहीं हो सकते। इसके दो स्पष्ट कारण हैं: साहित्य चेतना का विकास और नवीन शोध परिणाम। प्रत्येक युग में साहित्य चेतना में निरंतर परिवर्तन या विकास होता रहा है। वर्तमान युग का साहित्य चिंतन वैसा नहीं है जैसा आचार्य शुक्ल के समय में आज से 40 वर्ष पूर्व था। यद्यपि साहित्य के मौलिक प्रतिमान अधिक नहीं बदलते, फिर भी बदलते हुए युगबोध के कारण परिप्रेक्ष्य, प्रविधि, प्रक्रिया आदि में परिवर्तन निश्चय ही होता है। दूसरा प्रमुख कारण यह है कि पिछले दशकों में हुए निरंतर अनुसंधान के फलस्वरूप प्रचुर नवीन सामग्री प्रकाश में आई है और अनेक स्वीकृत तथ्यों का संशोधन हुआ है, जिनसे पूर्ववर्ती निर्णय और निष्कर्ष अनिवार्यतः बदल गए हैं। इसके अतिरिक्त एक सूक्ष्मतम कारण और भी है। जैसा कि इलियट ने कहा है, केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। इस तर्क से प्रत्येक युग में साहित्य के नए विकास रूप उसके पूर्व रूपों के मूल्यांकन को प्रभावित करते रहते हैं। उदाहरण के लिए विश्वबंधुओं के समय श्रेष्ठ कवियों की जो परंपरा थी, उसमें मैथिली शरण गुप्त, प्रसाद, निराला, पंत आदि के आविर्भाव के बाद निश्चय ही परिवर्तन हो गया। हिंदी महाकाव्य परंपरा में रामचरितमानस और रामचंद्रिका आदि का स्थान निर्धारण करने के लिए प्रिय प्रवास, साकेत और कमायनी की रचना के बाद आज फिर से विचार करना पड़ेगा। किसी श्रृंखला में जब नई कड़ियाँ जुड़ती हैं तो स्वभावतः पुरानी कड़ियों की स्थिति पूर्णतः नहीं रह जाती। अतः नवीन शोध परिणामों के आधार पर विकासशील साहित्य चेतना के आलोक में संपूर्ण परिदृश्य का पुनरावलोकन सर्वथा आवश्यक है। दो मौलिक प्रश्न। हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में दो मौलिक प्रश्नों का समाधान कर लेना आवश्यक है। पहला है, हिंदी का स्वरूप विस्तार कहाँ तक है? दूसरा, साहित्य की सीमा क्या है? हिंदी के स्वरूप विस्तार का प्रश्न कुछ राजनीतिक कारणों से उलझ गया है। हिंदी के विद्वान और अन्य भाषाविद आरंभ से ही ये स्वीकार करते आए हैं कि भारतवर्ष के जितने भूभाग वर्तमान हिंदी खड़ी बोली, हिंदी सामाजिक व्यवहार अर्थात पत्राचार, शिक्षा दीक्षा, सार्वजनिक आयोजन, विचार विनिमय तथा साहित्यिक अभिव्यक्ति आदि की माध्यम भाषा है, वह सब का सब हिंदी प्रदेश है और उसके अंतर्गत बोली जाने वाली सभी भाषाएं हिंदी की भाषा है। इस दृष्टि से वर्तमान बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली का इलाका हिंदी क्षेत्र में आते हैं और मैथिली, मगही, भोजपुरी, पूर्वी अवधी, पश्चिमी अवधी, बघेली, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी के विभिन्न रूप, कुमाऊनी आदि पहाड़ी बोले हिंदी की शाखा प्रशाखाएं हैं। ये परिभाषा नई नहीं है। इसका स्वरूप उस समय निर्धारित हो गया था जब भाषाई राज्यों और उनके प्रलोभनों की कल्पना भी किसी की नहीं थी। हिंदी का यह बृहत्तर तथा विशाल यानी राजनीतिक उद्देश्यों से विस्तारित रूप नहीं है, स्वाभाविक तर्कसम्मत रूप है, जिसके विषय में अभी कुछ समय पूर्व तक कोई विवाद नहीं था। लेकिन इधर ये विवाद जोर पकड़ रहा है। एक मत ये है कि हिंदी का अर्थ वर्तमान हिंदी या खड़ी बोली हिंदी ही है। मैथिली और राजस्थानी तो स्वतंत्र भाषाएं हैं ही, भाषा विज्ञान के आधार पर उनकी प्रकृति और प्रवृत्ति हिंदी से अत्यंत भिन्न है। अवधी और ब्रज भाषा का भी अपना पृथक अस्तित्व है। ये दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं और वर्तमान हिंदी से भी ये नारा हिंदी विरोधी शिविर में से उठाया गया और हिंदी के भी कुछ एक अधिक प्रगतिशील लेखक इसमें शामिल हो गए। मैथिली को तो साहित्य अकादमी जैसी संस्था ने मान्यता दे ही दी है और उसके साहित्य के स्वतंत्र प्रकाशन और अध्ययन अध्यापन का क्रम चलने लगा है। अतः राजस्थानी को भी साहित्य अकादमी ने स्वतंत्र भाषा की मान्यता दे ही दी है।
ब्रज अथवा अवधि जिनका साहित्य कहीं अधिक समृद्ध है और भी औचित्यपूर्वक ये दावा कर सकती है। दूसरा मत विस्तारवादी है, जिसके अनुसार उर्दू भी हिंदी की ही भाषा है और ब्रज भाषा आदि की तरह उर्दू का साहित्य भी हिंदी साहित्य का ही अंग है। नागरिक बचानी सभा तथा भारतीय हिंदी परिषद के इतिहास में उर्दू साहित्य के विकास का भी निरूपण किया गया है। इस विषय में हम संतुलित दृष्टि से विचार करना चाहिए। एक बात तो ये साफ है कि उर्दू का हिंदी साहित्य के इतिहास में अभी अंतर्भाव करना उचित नहीं है। प्रसाद और इकबाल को भी एक ही भाषा के कवि मानना संगत नहीं है। इसमें संदेह नहीं है कि दोनों में कुछ तत्व समान है, परंतु असमान तत्व कहीं अधिक है। अतः हिंदी साहित्य के इतिहास में उर्दू के समावेश का बरबस प्रयास करना व्यर्थ है। मैथिली और राजस्थानी साहित्य का इतिहास अधिकाल से ही हिंदी साहित्य के साथ संबंध रहा है और विद्यापति, चंद, नरपति नाहल, पृथ्वीराज आदि कवियों को हिंदी साहित्य के इतिहास में निरंतर महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता रहा है। परंतु भाषा की कठिनाई के कारण, साथ ही पर्याप्त शोध सामग्री का प्रकाशन न होने से इन भाषाओं के कवि, लेखकों तथा उनकी कृतियों के साथ उचित न्याय नहीं हुआ। परवर्ती शोध के परिणाम स्वरूप इन दोनों भाषाओं का समृद्ध साहित्य प्रकाश में आया है। राजस्थानी में रासों, मुक्तक, वीर काव्य तथा नीति काव्य के समृद्ध परंपरा तथा गद्य के विविध रूपों के पुष्ट उदाहरण मिलते हैं और इधर मैथिली के गीति काव्य का माधुर्य भी अपूर्व है। इसी प्रकार गुरुमुखी में लिपिबद्ध हिंदी गद्य पद्य का प्रचुर साहित्य भी आज उपलब्ध है, जिससे हिंदी साहित्य का इतिहासकार या तो अनभिज्ञ रहा है या पंजाबी की रचनाएं समझकर उनकी उपेक्षा करता रहा है। इस संपूर्ण वाङ्मय का हिंदी साहित्य के इतिहास में विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हिंदी की ही सही परिभाषा के अनुसार ये सब हिंदी साहित्य का ही अंग है। कुछ ऐसी ही शंका आदिकाल की हिंदी के विषय में उठती है। उस समय की हिंदी का स्वरूप अपभ्रंश, डिंगल पिंगल, सीमांतवर्ती क्षेत्रों में गुजराती पंजाबी आदि भाषाओं के साथ इस प्रकार उलझा हुआ है कि इतिहासकार भी भ्रम में पड़ जाता है। वह वस्तुतः भारतीय भाषाओं का उद्भव काल है, जिसमें प्राय सभी के स्वरूप अनिश्चित और अस्थिर है। इसलिए हिंदी में भी कुछ एक पूर्ववर्ती निकटवर्ती भाषा रूपों का अंतर्भाव हो जाना स्वाभाविक है। अतः इस विषय में अधिक शुद्धतावादी दृष्टिकोण अपनाना ठीक नहीं होगा। व्यवहारिक दृष्टिकोण यही है कि ऐसी सभी रचनाओं को, जिनके अधिकांश भाषिक रूप हिंदी की भाषाओं के भाषिक रूपों से भिन्न है, हिंदी के अंतर्गत मान लेना चाहिए। दूसरा प्रश्न ये है कि इतिहास के संदर्भ में साहित्य की सीमा कहाँ तक मानी जाए। सत्य तो यह है कि इस विषय में भी हमारा दृष्टिकोण व्यापक ही होना चाहिए और रस के साहित्य के अतिरिक्त ज्ञान के साहित्य का भी इसमें अंतर्भाव करना चाहिए। ये ठीक है कि साहित्य का अर्थ मूलतः यहाँ भी सृजनात्मक साहित्य ही है और एक सीमा से आगे संपूर्ण वाङ्मय को उसके साथ समेटना संभव नहीं है। मध्य युग में आयुर्वेद, ज्योतिष आदि शास्त्र तथा सांप्रदायिक साहित्य आदि सभी कुछ पद्य में ही लिखित है और गद्य में भी अनेक कच्ची पक्की टीकाएं, वचनिकाएं, वार्ताएं, ख्यातें और बातें मिलती हैं। इधर आधुनिक युग में ज्ञान विज्ञान के असंख्य ग्रंथों की रचना निरंतर होती रही है। यह सब साहित्य के अंतर्गत तो नहीं आ सकता, लेकिन इस प्रकार के समस्त वाङ्मय का नियमतः त्याग करना भी उचित नहीं है। उदाहरण के लिए आदिकाल में रचित गोरखनाथ आदि की वाणी या परवर्ती युग का वार्ता साहित्य शुद्ध साहित्य की परिधि में नहीं आता, किंतु क्या इतिहासकार उनकी अपेक्षा कर सकता है? उनके अभाव में विकास परंपरा की कुछ आवश्यक कड़ियाँ लुप्त हो जाएंगी। आधुनिक काल के आरंभ में रचित स्वामी दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश निश्चय ही ललित साहित्य का अंग नहीं है, परंतु क्या आलोचना की भाषा के विकास का अध्ययन उसके बिना संभव है? इसी प्रकार वर्तमान युग में भी ज्ञान के साहित्य के ऐसे अनेक गौरव ग्रंथ हैं जिनका उल्लेख इतिहास में करना अनिवार्य है। एक और भाषा विज्ञान, पाठ्य विज्ञान, कोश विज्ञान, पत्रकारिता आदि, और दूसरी ओर दर्शन, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र आदि के क्षेत्रों की उपलब्धियां कथ्य की दृष्टि से साहित्य के अंतर्गत भले ही नहीं आती, किंतु वे प्रकारांतर से गद्य शैली के विकास
में योगदान करती है। इसका निषेध नहीं किया जा सकता। अतः इतिहासकार को यहाँ भी विवेकपूर्वक प्रमुख और गौण का भेद करते हुए वाङ्मय के दोनों रूपों को स्वीकार करके चलना चाहिए। अर्थात रस के साहित्य को प्रधान विषय बनाकर उसके पोषक रूप में ज्ञान के साहित्य का आकलन करना चाहिए। आज हम पाठ 1 की सिर्फ इतना ही भाग पढ़ेंगे। आगे का भाग हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।